मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विगत कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था, जिसकी वजह से निरंतर क्लास में मैं आप लोगों को नियमित कक्षाओं का जो रसास्वादन कराना था वो नहीं करा पाया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरा अथक प्रयास रहेगा कि आप लोगों तक निरंतर मेरी वीडियो हर दिन पहुँचती रहे। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि इन्हीं कारणों की वजह से आदमी हफ्ते 10 दिन 15 दिन कहीं ना कहीं बिजी रहता है। तो मौके पे लॉकडाउन के इस पीरियड में जिस तरह से संस्थान सारे बंद चल रहे हैं, तो एक अवसर है क्रांति का, सरकार को दिखाने का कि शराब और मदिरा की दुकानें खुल सकती हैं तो क्या कोचिंग संस्थान नहीं खुल सकते, जिम खुल सकते हैं, पार्क खुल सकते हैं। तो कोचिंग खोलने से ही कोरोना फैलेगा। तो फिलहाल ये सब एक अलग विषय है। इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्तता रही, लखनऊ आना जाना लगा रहता था, जिसकी वजह से क्लास निरंतर नहीं बन पाती थी। UPWCA में मैं ग्रुप एडमिन के रूप में स्थापित हो चुका हूँ फैज़ाबाद में। तो लोगों ने मुझे, मैं इस काबिल अपने आप को नहीं समझता हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे बनाया, यहाँ का एडमिन बना दिया है फैज़ाबाद का, UPWCA का, उत्तर प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन का। तो मेरा प्रयास यही है और मेरा एक तरीके से अपील है सरकार से कि जिन संस्थानों को, जिनका पेट संस्थानों के द्वारा पलता था, जो संस्थान पर पूरी तरीके से आश्रित थे, आज 6-7 महीने के इस लॉकडाउन में उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए और संस्थानों को नियमित शर्तों के साथ लागू करते हुए ओपन करना चाहिए। तो मित्रों, बहुत देर न करते हुए आज का अंक DPSP जो मैं पढ़ा रहा था, नीति निदेशक तत्वों के बारे में, उसके बारे में DPSP में नीति निदेशक तत्वों के मैं कुछ उदाहरण आपको बताए थे। आज उसके आर्टिकल्स की बारी है, तो आप लोग पेन और कापी कलम लेके बैठ जाएं और देर न करें, मैं भी देर नहीं करूंगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अनुच्छेद 36 से 51 में मैंने आपको बताया था DPSP के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 36 कहता है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। अनुच्छेद 37 के अनुसार निदेशक तत्व गैर न्यायोचित प्रकृति के होंगे। हालांकि लोक नीति की प्रकृति और दिशा के संबंध में राज्य को निर्देश देने में निर्देशक तत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन निर्देशक तत्वों के उल्लंघन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आप मेरी विगत वीडियो को देखिए, DPSP क्या है, मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताया है कि DPSP एक आदर्श वाक्य के रूप में प्रत्येक राज्य द्वारा समय समय पर पर्याप्त संसाधनों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, परंतु ये किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि सरकार से ये नहीं कह सकता कि DPSP में आर्टिकल में ये दिया गया है तो मुझे भी ऐसी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। वो इसके लिए न्यायालय में वाद नहीं कर सकता। DPSP वाद योग्य नहीं है, बल्कि मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 समाजवादी विचारधारा से संबंधित सिद्धांत है। यह देश में लोगों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के मध्य विद्यमान असमानता को कम करने का प्रयास करता है। यह राज्य के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय जैसे लक्ष्यों को भी दर्शाता है। यह अनुच्छेद जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से विद्यमान परिस्थिति के अंतर को समाप्त करने का प्रयास करता है। साथ ही यह राज्य को अनिवार्य रूप से शिक्षा के अवसर में समानता के साथ ही रोजगार सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करने के लिए भी दिशा निर्देशित करता है। अनुच्छेद 39 में बात करता है समाजवादी की राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, जैसे पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। अगला पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों एवं अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अब इसका हम विवरण एवं क्रियान्वयन अगर बात करें, अनुच्छेद 39 में भी समाजवादी विचारधारा से संबंधित सिद्धांत है। यह राज्य को उसकी नीतियों के निर्माण हेतु विशेष दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके द्वारा अनुच्छेद 31C को व्यापक अर्थ प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जैसे
राज्य द्वारा पुरुष और स्त्रियों के बीच जब वे समान कार्य कर रहे हैं तो उनके वेतन में कोई कटौती नहीं होगी। जो वेतन पुरुष को मिलेगा वही वेतन स्त्री को भी मिलने का पूरा अधिकार होना चाहिए। प्रथम संवैधानिक संशोधन भूमि सुधारों को लागू करने के लिए था। इस हेतु बाद में चौथा, 17वां, 25वां, 42वां और 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। गरीब महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान एवं उन्हें सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष प्रारंभ किया गया है। कुछ लोगों तक ही धन का संकेंद्रण न हो, इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे, इसके लिए सरकार ने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आप CSR को लागू कर दिया है। अब आइए अनुच्छेद 39 है, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 39 से समाजवादी विचारधारा से संबंधित सिद्धांत है। यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि देश की न्यायिक प्रणाली सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। राज्य को इस हेतु निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया और ये अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। देखिए मित्रों, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अगर, जैसे मैं एक ज़मीनी स्तर पर आकर बात करूंगा, अगर उसके पास न्यायालय में लड़ने के लिए फीस नहीं है तो उसके लिए सरकार उस व्यक्ति को सरकारी वकील मुहैया कराएगी। ये राज्य का कर्तव्य है। ये आप इसको बहुत ईजी लैंग्वेज में जानिए। और 39A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अब आइए अनुच्छेद 40 की बात करते हैं, जो गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है। इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में आइए तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की बात करता है। और अनुच्छेद 43A समाजवादी उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना जैसी बातों को संबंधित रूप से बताया गया है। अनुच्छेद 43B समाजवादी एवं गांधीवादी सहकारी समितियों के उन्नयन की बात करता है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा इसको ऐड किया गया है। अनुच्छेद 44 की अगर मैं बात करूं तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में बात की गई है। आप लोगों से आज का प्रश्न है कि समान सिविल संहिता क्या है और ये भारत में सबसे पहले कब लागू की गई और वर्तमान में इसका उद्देश्य कहां तक संभावित है। अनुच्छेद 45 है प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 समाजवादी और उदार बौद्धिक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का अधिकार। अनुच्छेद 47 उदार बौद्धिक और गांधीवादी पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन के संगठन की बात करता है। ये भी उदार बौद्धिक एवं गांधीवादी सिद्धांत की बात करता है। अगर मैं पूरी तरीके से भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करूंगा तो ये पूरी तरीके से गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। गांधी जी के जो सिद्धांत थे उन्हीं को अधिकतम रूप से DPSP में लागू करने का पूरा प्रयास किया गया है, जिसका सुअवसर समय समय पर प्रत्येक राज्य अपने पर्याप्त संसाधनों के द्वारा उनके विनियमों को लागू करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, अपनी उपेक्षा न करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं है कोई भी राज्य कि वो DPSP के नियमों को लागू ही करें। वो DPSP के नियमों को तभी लागू कर सकते हैं जब उनके पास पर्याप्त संसाधन होगा। मैं अपने पहली वीडियो से बताता चला आ रहा हूँ कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स में यही अंतर है कि DPSP आपका किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है और मूल अधिकार आपका लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट, इन सारे कोर्टों के लिए कहीं भी जाकर आप मूल अधिकार के लिए रिट दायर कर सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप मूल अधिकार के हनन के द्वारा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 48A की बात करूंगा तो ये भी उदार बौद्धिक रूप से संबंधित है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 49 की बात करूंगा तो ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और उसके जो भी वस्तुएं हैं उसके संरक्षण का अधिकार देता है। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक की ये मूल कर्तव्य के रूप में शामिल मैं करूंगा कि जितने भी स्मारक हैं, जितने भी
हमारे संस्थान हैं, जो भी चीज़ें, उसका आपको संरक्षण करना चाहिए, उसकी आपको हिफाजत करनी चाहिए। और जिस तरीके से, जिस रूप में आज वो पहले से प्रतिस्थापित, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाला कल उन प्रतिस्थापित कलाकृतियों को उसी रूप में देख पाए जिस रूप में वो प्रतिस्थापित किए गए थे। इसीलिए कुतुब मीनार, ताजमहल, इन सब की कलाकृतियों में अलग से कुछ नहीं किया जा सकता। अलग से इनके डिज़ाइन में, इनके ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, बल्कि इनकी देख रेख आप कर सकते हैं, इनका संरक्षण आप कर सकते हैं, बल्कि इनके ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकते, इनकी मरम्मत कर सकते हैं। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की बात करता है। अब अनुच्छेद 51 पे जो अंतिम अनुच्छेद है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 है क्या, इसके बारे में आप लोग डिटेल मुझे बताइएगा। और कल मैं आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं उससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। कल की क्लास मूल कर्तव्य से संबंधित होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, चलते चलते आपसे दो बातें मैं आज और करना चाहूँगा कि कोरोना के इस महामारी के इस काल में जिस तरीके से भारत और अन्य देश प्रभावित हुए हैं, अगर हम इसको मद्देनज़र रख के देखें तो इसका सीधा सा फंडा यही है कि कोरोना वायरस, मैंने आप लोगों को बीच में एक वीडियो में बताया था, कोरोना वायरस की जो शक्ति है वो उतनी स्थापित नहीं रह जा चुकी जो पहले थी। अब मृतकों की संख्या कम हो रही है, लोग बच रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन आप लोग जहाँ भी रहें करते रहें। और अध्ययन एक ऐसा विषय है जो निरंतर ना करने से आपके अध्ययन करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यदि आप निरंतर अध्ययन में लगे हुए हैं तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मित्रों, वो उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लंगड़ा पर्वत चढ़ जाता है। अगर निरंतर एक लंगड़ा व्यक्ति भी चलते रहे तो वो पर्वत पर आसानी से चढ़ सकता है। उसी प्रकार यदि आप निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरा वादा है। तो मित्रों, आपके उत्तम स्वास्थ्य के साथ आज का ये अंक, आज का ये वीडियो, आज की ये क्लास DPSP के बारे में जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मुझसे आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 8299033374 पर पूछ सकते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि हर दिन आप लोगों को क्लास उपलब्ध हो। और आप लोग के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ ये वीडियो आज मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।